नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मैंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ कुछ ऐसे स्कैम्स होते हुए देखे जहां पर उन्होंने हजारों रुपए गवा दिए स्कैमर्स की बातों में आकर, बेवकूफ बनकर। अक्सर जब हम स्कैम्स के बारे में सुनते हैं, सुनकर लगता है कि सिर्फ अनपढ़ लोग या जिन लोगों के पास जितनी नॉलेज नहीं होती वही लोग इन स्कैम्स का शिकार बनते होंगे। लेकिन सच बताऊं तो दोस्तों, अगर सर्कमस्टांसेस सही हैं, सही तरीके का टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया जाए तो कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो इन स्कैम्स में फंस सकता है। एग्जैक्टली कैसे ये स्कैम्स किए जाते हैं और कैसे इन स्कैम्स से आप बच सकते हैं, आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इन ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स को। You feel violated. Anger, there's anger. For me, there's anger. ये इंटरनेट पर जालसाजी का नया मगर पुराना तरीका था। नमस्कार सर, मैं SDI बैंक से स्वाति मिश्रा बात कर रही हूँ। जी मैं ध्रुव बड़ोलिया बोल रहा हूँ HDIC बैंक से। तो ब्लॉक कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम इतना घबराने की जरूरत नहीं। And my CVV is 626. This is big business. These are organized crime rings. अब माल हड़पने के लिए ठग आपके मोबाइल में ही मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगा कि कैसे मैं खुद एक स्कैम का शिकार बन गया था, जहां पर सही तरीके का टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया गया था। लेकिन जनरली ये वीडियो ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स के बारे में है जो पेटीएम, गूगल पे या यूपीआई का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बेसिकली एक ऐप है जो डेवलप करी गई है बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी मदद से आसानी से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली, एक फोन का इस्तेमाल करके। सिर्फ इसे एक सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हो और इसका एडवांटेज ये है कि कोई बैंक डिटेल्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं आपको। 24/7 ये काम करता है और आज के दिन सारे मेजर बैंक्स इसे सपोर्ट करते हैं। SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सब यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक प्रूफ है कि यूपीआई इंडिया में कितना सक्सेसफुल रहा है। इससे पैसे ट्रांसफर करना इतना आसान बन गया है कि स्कैम्स होने की भी गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिन ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स की मैं बात करने लग रहा हूं, अक्सर इनमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप इन्वॉल्व होती है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज या मोबाइल क्विक। ये सारी एप्स यूपीआई पेमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। इन एप्स को इस्तेमाल करने के लिए अक्सर आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है, जिससे कि एक यूपीआई आईडी जनरेट होता है ऐप पर। इस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके आप इन एप्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पैसा ट्रांसफर करने के प्रोसेस को सिक्योर बनाने के लिए ये एप्स आपसे कहेंगे कि आप एक 4 डिजिट का यूपीआई का पिन बना लो। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको ये यूपीआई का पिन डालना पड़ेगा और बस आपको उसके अलावा चाहिए जिस इंसान को आप पेमेंट करने लग रहे हो उसका वर्चुअल एड्रेस। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं, कोई आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की यहां पर जरूरत नहीं। अक्सर ये करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है क्यूआर कोड्स के जरिए। अगर आपको किसी दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करने, वो आपको कहेगा बस ये क्यूआर कोड स्कैन करो और फिर आप ये 4 डिजिट का पिन डालोगे और पैसे ट्रांसफर हो जाए। और इसी आसान प्रोसेस की मदद से स्कैम्स आसानी से हो पाते हैं। एक स्कैमर को क्या करना है, बस उसे अपना क्यूआर कोड स्कैन करवाना है। किसी तरह से आप स्कैमर का क्यूआर कोड स्कैन करो और अपना 4 डिजिट पिन डाल दो, पैसे ट्रांसफर। क्योंकि उस क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितने पैसे एक्चुअली में ट्रांसफर होने हैं। बस आपसे एक बार ही पूछा जाएगा ऐप के द्वारा कि आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो इतने अमाउंट के इस एड्रेस को, और आपने पेपर क्लिक किया और पैसे गए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो अभी अभी मैंने अपना एक नया स्प्लिट एसी खरीदा है यहां पर कमरे के लिए, और मुझे अपने पुराने विंडो एसी को बेचना है। तो बेचने के लिए मैं उसे एक ऑनलाइन पोर्टल पर डाल देता हूं, ऐड डाल देता हूं उसकी। अगर किसी को खरीदना है वो खरीद सकता है उस ऐड के जरिए। ऐड डालने के कुछ ही दिन बाद मुझे फोन कॉल्स आने लग जाती हैं लोगों की कि वो इस एसी को खरीदना चाहते हैं, मेरे से नेगोशिएट करते हैं। और एक ऐसी फोन कॉल आती है जहां पर बंदा कहता है हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूं इसी प्राइस में। वो बंदा मुझसे व्हाट्सएप नंबर लेता है और व्हाट्सएप पर मुझे लिखता है कि वो शाम को एसी लेने आ जाएगा मेरा, लेकिन पैसे वो अभी ट्रांसफर कर देता है मुझे। और मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि चलो फाइनली कोई खरीदने वाला मिल गया है मुझे इस अपने प्राइस पर, और पैसे भी वो एडवांस में ट्रांसफर कर देगा मुझे। फिर वो मुझे व्हाट्सएप पर अपना आईडी कार्ड भेजता है दिखाने के लिए कि ये उसकी फोटो है, ये ऐसा दिखता है और ये उसका फुल नेम है, और ये एक इंडियन आर्मी का आईडी कार्ड है क्योंकि वो इंडियन आर्मी में काम करता है। और मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि भाई चलो कोई क्रेडिबल बंदा मिला है जो मुझसे सामान खरीदने वाला है, क्योंकि ये आर्मी में काम करता है, क्रेडिबल ही होगा। वो कहता है मुझे कि अभी 15 मिनट के लिए उसकी लंच ब्रेक चल रही है और मुझसे पूछता है कि अभी कॉल करके पूरा पेमेंट का प्रोसेस खत्म कर दे क्या। मैं कहता हूं ठीक है, बिल्कुल अभी टाइम है मेरे पास भी, चलो पेमेंट पूरी कंप्लीट करवा लेते हैं। और फिर वो मुझे कॉल करता है। कॉल करते वक्त जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ी बहुत बातचीत करता है और ट्रस्ट बिल्डअप करता है बात करके। और फिर वो कहता है कि चलो मैं आपके एसी की फुल पेमेंट आपको अभी एडवांस में दे रहा हूं 10,000 रुपए की। इसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड भेजूंगा, उसे स्कैन करना और उस स्कैन करके आपको पैसे
मिल जाएंगे मेरी तरफ से। जो क्यूआर कोड वो मुझे भेजता है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है नीचे कि स्कैन टू रिसीव 10,000 रुपीज। वो कहता है कि मैं अपने फोन से इसे स्कैन कर लूं और पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं स्कैन करता हूं कोड को और यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ जाता है। पिन डालने से पहले मैं सोचता हूं कि कहीं ये पेमेंट दूसरी तरफ से तो नहीं चली जाएगी, ये मेरे मन में एक डाउट आता है। और वो कॉल पर ही है बंदा अभी भी, तो कॉल पर मैं उससे पूछता हूं कि कहीं पेमेंट दूसरी तरफ तो नहीं जा रही है, ये पे करते वक्त नॉर्मली मांगा जाता है पिन। तो वो कहता है नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, यही तरीका है, यही नया तरीका आया है, ऐप अपडेट हो गई है, ऐसा ही सिस्टम है अब। और पिन डालने के बाद फिर से लिखा आता है कि पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन। फिर मैं एकदम से रुक जाता हूं, मुझे लगता है नहीं ये तो दूसरी तरफ पेमेंट चली जाएगी। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी कर थोड़ा, मेरी सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक है यहां पर। लेकिन अगर मुझे यकीन नहीं हो रहा तो वो मुझे भरोसा दिलाने के लिए वो कहता है कि पहले मैं 1 रुपए की ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूं एज अ प्रूफ। वो मुझे एक और क्यूआर कोड भेजता है जिस पर लिखा होता है रिसीव 1 रुपीज। मैं उसे स्कैन करता हूं और अब मुझे लगता है चलो अब कटेंगे मेरे तो 1 ही रुपए कटेंगे ना, तो मैं उसे स्कैन करता हूं, यूपीआई पिन डालता हूं, पे करता हूं 1 रुपए को, मेरे बैंक से 1 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वो बंदा अपनी तरफ से 1 रुपए की ट्रांजैक्शन मुझे कर देता है और एक बारी फिर से 1 रुपए की ट्रांजैक्शन मुझे कर देता है। तो मुझे अपने फोन में देखकर दिखता है कि 1 रुपए मेरे बैंक से गए, 1 रुपए वापस आए और फिर 1 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो 1 रुपए का मुझे मुनाफा हुआ। मुझे देखकर लगता है कि अच्छा वो 1 रुपए जो गए थे आए थे ये कुछ वेरिफिकेशन का सिस्टम होगा, लेकिन ओवरऑल बैंक में मुझे 1 रुपए आ गए जब ये क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया। तो मैं सोचता हूं भाई ठीक है ये सिस्टम तो काम करता है, इसलिए अब मैं 10,000 रुपए के क्यूआर कोड को स्कैन करता हूं, अपना पिन डालता हूं और इस स्कैम में फंस जाता हूं, 10,000 रुपए गवा देता हूं। ये जो सिचुएशन मैं आपको बताने लग रहा हूं दोस्तों, ये एक्चुअली में हुई है बहुत से लोगों के साथ। दूसरी तरफ बैठा स्कैमर या तो फोन को रख देता है 10,000 रुपए से अगर वो खुश हो गया है तो, नहीं तो अगर उसे लग रहा है कि वो आपको और बेवकूफ बना सकता है तो कई केसेस में इस स्कैम को दोबारा 3 बारी या 4 बारी भी किया जाता है। आप उसे बोलोगे कि इस बारी 10,000 रुपए तो आए नहीं मेरे बैंक में, 10,000 रुपए तो चले गए मेरे बैंक से। वो कहता है फोन पर मौजूद है वो उसी वक्त, कहता है कि ओहो कोई ना कोई गलती हो गई होगी यहां पर, दोबारा से करके देख लेते हैं, मैं ठीक कर दूंगा इस बारी। वो कहता है कि इस बारी मैंने आपको 20,000 रुपए रिसीव करने का क्यूआर कोड भेजा है, जो आपके 10,000 रुपए मेरे पास आ गए हैं मैं उसे भी वापस लौटा दूंगा और अभी जो 10,000 रुपए आपके एसी के लिए देने वो भी लौटा दूंगा, तो इसे एक बार स्कैन कर लो और अपना यूपीआई पिन डाल दो, हो जाएगा। तो मैं फिर से उस पर भरोसा कर लेता हूं, स्कैन कर लेता हूं और इस बारी 20,000 रुपए मेरे बैंक से चले जाते हैं। लिटरली यही चीज कितनी भी बार रिपीट करी जा सकती है, 2 से 3 बारी आमतौर पर यह करी जाती है, लोग बेवकूफ बनते रहते हैं। इस सिचुएशन में दोस्तों एक पढ़ा लिखा इंसान भी बेवकूफ बन सकता है और इसके पीछे 2 मेन रीजन। पहला है टाइम प्रेशर। जो स्कैमर है वो आपसे कॉन्स्टेंटली फोन पर बात करने लग रहा है और कहे जा रहा है कि उसके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, वो जल्दी में है अभी और जल्दी से इस पेमेंट को खत्म करना चाहता है। और आपके ऊपर भी टाइम का प्रेशर है कि आप किसी चीज को बेचने लग रहे हो, आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है यहां पर, तो आप जल्दी से जल्दी इस डील को खत्म करना चाहते हो। दूसरा और भी ज्यादा खतरनाक रीजन है साइकोलॉजिकल या सोशल प्रेशर। उस स्कैमर ने आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप किया, आपको भरोसा दिलाया अपना फर्जी आर्मी का आईडी कार्ड दिखाकर, जिसे देखकर आपको लगता है कि अच्छा ये तो आर्मी में काम करने वाले ऑफिसर हैं, इनके साथ ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, इनकी एज भी मुझसे ज्यादा है तो ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए मुझे इनके साथ, क्योंकि हो सकता है इन्हें ज्यादा पता हो। एक सोसाइटियल प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर रहता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे होते हैं जो आपकी नजरों में आपसे थोड़ा ऊपर होता है, और अगर आप इस चीज से कन्विंस्ड हैं कि दूसरे वाला इंसान एक आर्मी ऑफिसर है, एक ज्यादा एज का इंसान है, तो शायद आप ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहेंगे उनसे। इवन दो आपको इस चीज की बेसिक नॉलेज है कि किस तरीके से पेमेंट सिस्टम्स काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी बातों पर ही डाउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूसरा वाला इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है, इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ बोलता है, या फिर टाइम प्रेशर के अंदर आकर आप अपनी नॉलेज को अनदेखा कर देते हैं। कई अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग, ट्विटर पर कई ब्लू टिक वाले लोगों ने भी लिखा था कि वो इन स्कैम्स का विक्टिम बन गए। इनफैक्ट एक सिमिलर केस हुआ था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ भी। रिपोर्ट किया गया था कि OLX जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो सेकंड हैंड सोफा बेचने की कोशिश कर रही थी। सिमिलर तरीके से स्कैमर ने प्रिटेंड किया कि वो सोफा खरीदने में इंटरेस्टेड है, कहा कि मैं खरीदूंगा इस सोफे को, मैं अभी पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, QR कोड दिए। उन्होंने स्कैन किया इस QR कोड को और पैसा एक्चुअली में आने की जगह
बैंक से निकल के चला गया। और यह स्कैम भी अपेरेंटली 2 स्टेजेस में हुआ था, जहां पर पहले 20,000 रुपए निकले और फिर 14,000 रुपए निकले। टोटल में 34,000 रुपीज गवा दिया उन्होंने। इन स्कैम्स को अक्सर सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स करके भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहां पर बेसिकली साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है लोगों को कि किसी तरीके से वो ये यूपीआई का पिन डाल दें और पैसे ट्रांसफर हो जाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाए लोगों से, ट्रिक कर दिया जाए लोगों को। वैसे दोस्तों स्कैम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज की तसल्ली ले सकते हैं कि हायरेक्ट ऐप पर जितनी भी जॉब पोस्टिंग्स हैं वो सारी स्कैम फ्री हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करी गई हैं। हायरेक्ट ऐप इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और सीएक्सओस आपके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहां पर जितनी भी जॉब पोस्टिंग्स है वो 100% वेरीफाइड है। कोई भी कंसल्टेंसी या मिडलमैन नहीं है जो हायरेक्ट पर जॉब पोस्टिंग कर रही है, सबके सब डायरेक्टली पोस्ट करी गई जॉब पोस्टिंग्स हैं। ऐप को यूज करना भी काफी आसान है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से आपका प्रोफाइल बनेगा। उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से अपने आप मैच करवा देगा। तो एक बहुत ही बढ़िया फ्री ऐप है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाकर ट्राई आउट करिए अगर आप एक जॉब सीकर हैं। ये एक स्पैम फ्री, स्कैम फ्री प्लेटफॉर्म है। एनीवेज, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूं। मेरे साथ एक सिमिलर सा स्कैम हुआ था, जिसमें कोई ऑनलाइन पेमेंट का लेना देना नहीं था, बल्कि ये स्कैम मेरे साथ फिजिकली हुआ था, जहां पर एक आदमी ने मुझे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि मैं उसे पैसे दे दूं, और मैं इस स्कैम में फंस भी गया। तो ये स्कैम मेरे साथ हुआ था एक्चुअली 6-7 साल पहले, जब मैं एक स्टूडेंट था, जर्मनी में नया आया था, स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहने लग रहा था, जहां पर एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर और भी स्टूडेंट्स रहते हैं, सब अपने इंडिविजुअल कमरों में रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह के 10-11 बजे थे, मैं अपने कमरे में बैठा था। एक आदमी बाहर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाता है। मैं दरवाजा खोलता हूं तो एक यंग सा दिखने वाला इंसान है। वो कहता है कि मैं अभी अभी सेम फ्लोर पर 2 कमरे छोड़कर साइड में मूव इन हुआ हूं, अपना सामान शिफ्ट करने लग रहा हूं उस कमरे में। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये बड़ी आम बात थी। एक स्टूडेंट अपार्टमेंट में कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स छोड़कर जाते रहते हैं, नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो मुझे हमेशा खबर नहीं होती कि इस फ्लोर पर कौन कौन नया आया है, कौन कौन पुराने लोग रहने लग रहे हैं। ये चलता रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि कौन से कमरे में मूव इन हो रहा है वो। तो उसने 2 दरवाजे छोड़ के एक कमरे की तरफ पॉइंट आउट किया। मुझे नहीं पता था उस कमरे में उस वक्त कौन रहने लग रहा था। वो कहता है इस कमरे में मैं मूव इन करूंगा। उसने कहा उसे थोड़ी अर्जेंट मदद चाहिए मुझसे। वो मुझे थोड़ा दरवाजे से साइड में लेकर गया, खिड़की सी थी, खिड़की से नीचे पॉइंट आउट करके दिखाता है कि ये उसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। वो सामान शिफ्ट कर रहा था अपना। उसने कहा उसमें बस इतना सा ही पेट्रोल बचा है कि वो साइड वाले पेट्रोल पंप पर जा सके। उसने कहा क्या प्लीज मैं उसे 50 यूरो दे सकता हूं कि वो अपनी गाड़ी में जाकर पेट्रोल भरा लाए, क्योंकि वो अपना वॉलेट पुराने अपार्टमेंट में भूल गया जहां से वो सामान शिफ्ट करने लग रहा है। तो अभी उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो ड्राइव करके अपने पुराने अपार्टमेंट तक भी नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है उतना वापस जाने के लिए। तो उसने कहा अभी बस कुछ अर्जेंट थोड़ा सा पेट्रोल डलाना है मुझे गाड़ी में, ताकि मैं वापस जाके अपना वॉलेट ले पाऊं, और जब मैं वापस यहां पर आ जाऊंगा ऑब्वियसली सामान शिफ्ट कर दूंगा, तो 2-3 घंटे में मैं ये 50 यूरो लौटा दूंगा। मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब सुनने में तो लेजिट लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पर। नया बंदा मूव इन किया है, स्टूडेंट जैसा ही दिख रहा है, तो इसे दे देने चाहिए 50 यूरो। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ऐसे अनजान आदमी को 50 यूरो देने शायद ठीक नहीं होंगे। वैसे 50 यूरो 4,000 रुपए के बराबर होते हैं। तो मैंने उससे कहा अपना कोई आईडी है या फोन नंबर है जो मुझे दे सकता है एज अ प्रूफ मैं रख पाऊं। तो उसने कहा आईडी तो नहीं है, क्योंकि वो वॉलेट तो घर में भूला है, लेकिन फोन नंबर वो मुझे अपना जरूर दे सकता है। तो उसने मुझे अपना फोन नंबर दे दिया, मैंने उसे लिख लिया और फिर मैंने उसे वो 50 यूरो दे दिए। उसके बाद वो आदमी कभी भी मुझे अपनी जिंदगी में दिखाई नहीं। मैं जब अपने दरवाजे से बाहर निकलकर 2 दरवाजे साइड वाले कमरे में गया, खटखटाया, तो पता चला कि वहां पर कोई रहता ही नहीं था। अभी के लिए वो खाली पड़ा था अपार्टमेंट। फिर मैंने फोन नंबर देखा जो इसने मुझे दिया है, फोन नंबर पर डायल करने की कोशिश करी तो पता चला कि ये फोन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बाद में सोचकर मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफी थी एक अनजान आदमी पर ऐसे ट्रस्ट करना। लेकिन सोचकर देखिए यहां पर किस तरीके का एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जिससे पहले तो टाइम प्रेशर आया और ऊपर से साइकोलॉजिकल और सोशल प्रेशर आया मुझ पर कि नए स्कैम में फंस जाऊं। उसने एक तरह की अर्जेंसी क्रिएट करी जो ये सारे स्कैमर्स भी करते हैं ऑनलाइन पेमेंट वाले, कि मुझे सोचने का ज्यादा टाइम ना मिल पाया। उसने कहा बड़ी अर्जेंट मुझे चाहिए था, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो जल्दी में दिख रहा था। दूसरा, उसने एक ऐसा सोशल प्रेशर क्रिएट किया कि
ये तो 2 कमरे बगल में ही रहने वाला एक स्टूडेंट होगा, तो मैंने सोचा मेरे जैसा ही कोई इंसान होगा, ट्रस्ट कर सकता हूं मैं उस पर, और सेम बिल्डिंग में रह रहा है, ट्रस्ट कर सकता हूं, फोन नंबर दे रहा है, ट्रस्ट कर सकता हूं, बाहर गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है इसलिए ट्रस्ट कर सकता हूं। और फिर यही हुआ इसका रिजल्ट, जैसा मैंने कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे स्कैम्स से आखिर कैसे बचा जाए। जो ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स हैं, जो QR कोड वाले स्कैम्स हैं, उनके लिए बस आपको एक बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है कि एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बैंक से निकाल कर किसी दूसरे को पैसे देने लग रहे हैं, तब आपको पिन डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं तब आपको कोई पिन डालने की जरूरत नहीं है। यही इन सारे UPI स्कैम्स के पीछे असली मसला है। याद रखिए, स्कैमर्स आपको अलग अलग तरीकों से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहां पर पिन डालने की जरूरत है ताकि आपको पैसे मिल पाए। शायद आपको वो कहें कि पहले पैसे जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, या फिर डबलिंग हो रही है यहां पर पैसे की, या फिर ये एक नए तरीके का रिफंड मेथड है। मत यकीन करना इन सब चीजों में। ये आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे ये कहकर कि देखो आपने 1 रुपए यहां पर स्कैन किया और आपको 1 रुपए वापस आ गया। ये सब ट्रस्ट बिल्डअप करने के तरीके हैं जिससे कि आप स्कैम में फंस पाए। अक्सर ये लोग QR कोड में घड़ी भी डाल देंगे दिखाने के लिए कि यहां पर टाइम की कितनी अर्जेंसी है, या फिर ये लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी काइंडनेस का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे जैसे मेरे साथ हुआ था, या फिर अलग अलग तरीकों से आपके अलग इमोशंस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। आर्मी ऑफिसर्स का फर्जी ID दिखाना भी इमोशनली मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। उनको पता है कि ज्यादातर लोगों में रिस्पेक्ट होता है आर्मी के लोगों के लिए, उन्हें बहुत प्राइड की नजरों से देखा जाता है, इसलिए शायद सवाल ना करें लोग। अक्सर और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कुछ लोग आपको फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID कार्ड भी WhatsApp पर दे देंगे, जिसे देखकर आपको शायद लगे कि नहीं ये तो सही में एक लेजिट बंदा है। यहां पर कई वेरिएशंस इन स्कैम्स की होती हैं कि ये स्कैमर्स आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या OTPs फोन पर उन्हें गिव आउट करने पर। यहां पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी को भी OTP मत दीजिए। अगर कोई बंदा फोन कॉल करके आपको कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और अभी अभी आपको OTP आया होगा वो बताओ जरा, मत बताइए। OTP किसी को नहीं बताना होता, सिर्फ आपके लिए होता है वो। सिमिलरली अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जितना हो सके अवॉइड कीजिए किसी को भी देना, एक्सेप्ट कई वेबसाइट्स पर ऑब्वियसली आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। उसके लिए आप हमेशा देखिए कि वो वेबसाइट जो है वहां पर एक लॉक का सिंबल बना आ रहा है कि नहीं बना आ रहा, या उस वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू हो रहा है या फिर HTTP से ही शुरू हो रहा है। HTTPS होना काफी जरूरी होता है क्योंकि इसका मतलब होता है सिक्योर, S का मतलब होता है सिक्योर। फिर देखिए कि जिस वेबसाइट पर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो एक्चुअली में लेजिट वेबसाइट है उस बैंक की या उस कंपनी की जहां पर आप ये देना चाह रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, अपना UPI पिन किसी को मत दीजिए, और याद रखिए कि जब भी आप अपना UPI पिन डाल रहे हैं तो इसका हमेशा मतलब है कि आप पैसे किसी को देने लग रहे हैं, किसी से पैसे रिसीव नहीं कर रहे हैं, देने लग रहे हैं अपने पैसे किसी को। इसे इस तरीके से सोचकर देख लीजिए, जब आप किसी से चेक रिसीव करते हैं क्या आपको चेक पर साइन करना होता है? नहीं ना, आपको चेक पर तब साइन करना होता है जब आप किसी और को चेक दे रहे होते हैं। सेम लॉजिक UPI के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन ये सब तो टेक्निकल चीजें हो गई, ये तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्पेसिफिक तरीके के स्कैम से बचने के लिए। लेकिन इन जनरल जैसा मैंने बताया, जैसा जो स्कैम मेरे साथ हुआ था वो तो साइकोलॉजिकल स्कैम्स हैं, उनसे बचने के लिए कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपकी मदद नहीं कर सकती। या फिर तब क्या करेंगे जब कोई नए तरीके का स्कैम किया जाता है सिमिलर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके। ऐसे स्कैम से बचना इतना आसान नहीं है। कुछ सजेशंस हैं यहां पर, हमेशा अपना टाइम लीजिए, अर्जेंसी में मत रहिए, टाइम प्रेशर के अंदर मत आइए। कोई बंदा कह रहा है कि मेरे ऊपर टाइम प्रेशर है, मैं अभी ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो उस टाइम प्रेशर के अंदर मत फंसिए, छोड़ दीजिए उस डील को। आमतौर पर अगर थोड़ा सा टाइम आप देंगे अपने आप को सोचने के लिए, उतना ही टाइम आपको मिलेगा थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने को कि क्या जो आप यहां पर करने जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या यहां पर कोई स्कैम होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और जब भी कोई पैसे देने की सिचुएशन आए कहीं पर, तो इस वीडियो को याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है बस थोड़ा सा समय क्रिटिकली सोचने के लिए ही काफी होता है इन स्कैम से बचने के लिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। हो सकता है आपके पास भी कोई अच्छे एडवाइजेस हो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हो जहां पर आप इन स्कैम्स के जाल में फंस गए हो, और क्या टिप्स आप देना चाहेंगे बाकी लोगों को। ऐसे में ये कमेंट सेक्शन काफी हेल्पफुल रहेगा बाकी सब लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।